प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि लोकतंत्र में धमकियां नहीं चली हैं, बल्कि सभी को जनमत का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन योजनाओं पर काम हो रहा है वह सभी बीजेपी के वक्त में ही शुरू हुई थी। जब एनडीए सरकार थी तब एक योजना थी मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट। आप आए वो बन गई आधार UIDAI। वही योजना नया रंग रूप। लोकतंत्र में न धमकियां किसी की चली हैं न चल सकती। मुझे 14 साल तक गुजरात में हर दिन जेल भेजने की जांचा चिट्ठी आया करती थी। दरअसल कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि मौजूदा सरकार उसी की योजनाओं को नए नाम से उतार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि उनका बजट कॉरपोरेट का नहीं है बल्कि गरीबों का और किसानों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन और बीमा योजना का भी जिक्र किया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन आरोपों को सिरे से खारिज किया जिसमें बजट को कॉरपोरेट जगत का बजट बताया जा रहा है। जनधन योजना, ये देश के गरीब के बैंक अकाउंट खुले, क्या ये कॉरपोरेट का कार्यक्रम है क्या? ये न अमीरों का कार्यक्रम है न कॉरपोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है। स्कूल में टॉयलेट, ये कौन सी स्कूल है क्या गरीब के बच्चे जाते हैं? सरकारी स्कूल जो गरीब के बच्चे जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जाते हैं, ड्राइवर का बेटा जाता है जिसको अब एस्पिरेशन है बच्चों को पढ़ाना है। टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए मैं लगा हुआ हूं। क्या ये अमीरों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है क्या? पीएम मोदी ने काले धन पर भी आरोपों का जवाब दिया। अगर उसी समय SIT बना देते, उसी समय कार्यवाही शुरू करते, तो जो सपना हम देख रहे हैं कि इतने रुपये आते और इतने रुपये जाते, ये संभव होता। लेकिन वो समय इसलिए नहीं किया गया SIT, किसी को बचाने का इंटरेस्ट था। प्रधानमंत्री ने उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें उनके ऊपर काम कम करने और चर्चा ज्यादा बटोरने के आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आधार, मनरेगा और सड़क निर्माण जैसे कई मुद्दों पर आंकड़े पेश करते हुए कहा कि उनकी सरकार के 9 महीने के काम की तुलना में यूपीए सरकार कहीं नहीं टिकती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है किनारा। मोदी ने आज संसद में कहा कि वो ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते। मुफ्ती सईद के बयानों पर 2 दिन से संसद में पीएम के बयान की मांग हो रही थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि वो इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते। आतंकवाद के मुद्दे पर उनकी सरकार कुछ भी समझौता नहीं करेगी। पीएम ने कहा कि सफल चुनाव का श्रेय कश्मीर के लोगों को जाता है। किसी के बयान से हम उसका समर्थन कतई नहीं कर सकते। हिंदुस्तान जिस बात की वकालत पिछले 50 साल से कर रहा था, उसको थप्पा मारने का काम कश्मीर के नागरिकों ने किया है। हम उनकी जितनी बधाई करें उतनी कम है। रविवार को जम्मू कश्मीर का सीएम बनने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था कि राज्य में सफल चुनावों के लिए पाकिस्तान, हुर्रियत और आतंकवादियों को भी श्रेय जाता है। राज्यसभा में मोदी सरकार की हुई किरकिरी। राष्ट्रपति के अभिभाषण को बिना संशोधन के पास नहीं करा सकी मोदी सरकार। राज्यसभा में सरकार को उस वक्त झटका लगा जब मोदी सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रस्ताव बिना संशोधन पास नहीं करा सकी। सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। संशोधन प्रस्ताव में सरकार 118 के मुकाबले 57 वोट से हार गई। प्रधानमंत्री उस वक्त राज्यसभा में मौजूद थे। विपक्ष इस बात पर नाराज था कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद विपक्ष के नेताओं को स्पष्टीकरण पूछने का मौका नहीं दिया गया। राज्यसभा में ऐसी परंपरा है कि प्रधानमंत्री या सदन के नेता के भाषण के बाद विपक्ष सवाल पूछ सकता है। ऐसा नियम लोकसभा में नहीं है। मगर जब विपक्ष को यह हक नहीं दिया गया तो सीपीएम नेता सीताराम येचुरी अपने संशोधन पर अड़ गए। संशोधन काले धन को लेकर था, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह भी जोड़ा जाए कि सरकार काले धन को वापस लाने में विफल रही है। येचुरी ने इस पर वोटिंग की मांग की, जिसे नियम के तहत स्वीकार करना पड़ा।
आमतौर पर राष्ट्रपति का अभिभाषण सर्वसम्मति से पास हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा होगी। ये वही बिल है जिस पर विपक्ष के साथ साथ एनडीए के घटक दल भी विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार के सबसे चर्चित और विवादों में आए भूमि अधिग्रहण बिल पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं। लोकसभा में ये बिल पहले ही पेश हो चुका है। अब बुधवार के दिन इस बिल पर सदन में चर्चा होगी। क्योंकि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये आसानी से पास हो जाएगा। मुश्किल राज्यसभा में आएगी, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। सरकार की दिक्कतें ये भी हैं, शिवसेना और अकाली दल बिल के विरोध में है। अकाली दल ने तो दिल्ली में आपात बैठक करके ये साफ कर दिया है कि बिल किसान विरोधी है और वो इसका विरोध करेंगे। अकाली दल का कहना है कि ज्यादातर किसानों की सहमति से ही भूमि अधिग्रहण हो। हालांकि खुद प्रधानमंत्री ने संसद में कहा है कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है। अगर इसमें कोई कमी है तो उसे बदला भी जाएगा। आम आदमी पार्टी की कल की बैठक में शामिल नहीं होंगे केजरीवाल। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई तय। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खराब सेहत का हवाला देते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा नहीं लेने की जानकारी दी है। केजरीवाल कल शाम को 10 दिन के लिए बेंगलौर रवाना होंगे। वो वहां नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछली बैठक में उन्होंने पार्टी के संयोजक पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन सर्वसम्मति से उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसके बाद से लगातार पार्टी के अंदर कलह चल रही है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे सीनियर नेता और अरविंद केजरीवाल के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कल की बैठक में दोनों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी की बैठक कल दिल्ली के कापसहेड़ा के कैलिस्टा रिजॉर्ट में दोपहर 2 बजे से है। आम आदमी पार्टी में जारी कोहराम के बीच इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने किया है एक नया खुलासा। अखबार के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव से जुड़ी बातचीत का फोन चोरी छुपे टैप किया गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक केजरीवाल के करीबी विभव कुमार ने पत्रकार चंदन सुता डोगरा को पहले फोन किया और फिर उनसे हुई बातचीत टेप कर ली, वो भी पत्रकार की जानकारी के बगैर। विभव अब सीएम केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। अगस्त 2014 में पत्रकार चंदन सुता डोगरा ने द हिंदू में लिखा कि आप पंजाब और हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। विभव कुमार ने चंदन डोगरा को फोन करके खबर का सोर्स पूछा। डोगरा ने बातचीत में योगेंद्र यादव का नाम लिया था। इसी बातचीत की रिकॉर्डिंग को लेकर टीम केजरीवाल योगेंद्र यादव पर केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रही है। फोन की यही रिकॉर्डिंग आपकी कार्यकारिणी में भी 26 फरवरी को सुनाई गई थी। योगेंद्र यादव के खिलाफ बतौर सबूत अनुशासन समिति को भी रिकॉर्डिंग सौंपी गई है। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक पत्रकार के साथ हुई बातचीत रिकॉर्ड क्यों की गई और इसका इस्तेमाल आपसी झगड़े के लिए क्यों किया गया। पत्रकार चंदन सुता डोगरा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीएस विभव कुमार की जो बातचीत टैप की गई थी वो आपको सुनाते हैं। असल में जो स्टोरी आपने की थी उसमें कुछ चीजें थी जो फैक्चुअल एरर हैं, लेकिन वो आप ही के लीडर ने मुझे ब्रीफ किया है। हम तो हैरान परेशान हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। इतना ज्यादा तो गलत नहीं ना बताना चाहिए, वो भी वन ऑफ योर टॉप लीडर्स। कोई सेकंड या थर्ड रैंक लीडर होते तो हम मानते कि गलत बताया है। अकेले मुझे नहीं और 4-5 लोग साथ में थे, पत्रकार थे। इट वॉज एन इनफॉर्मल इंटरेक्शन, ब्रेकफास्ट मीटिंग, बैकग्राउंड टाइप टू टेल अस व्हाट इज हैपनिंग इन द पार्टी। तो मतलब किसने बताया? वो बता रहे थे कि आप शायद बता देंगे कि किसने बताया। हाँ, तो योगेंद्र यादव कल ही तो थे ना। उनके साथ हम 3-4 सीनियर जर्नलिस्ट, उनको बुलाया फॉर अ ब्रेकफास्ट मीटिंग। हम आपको ये बता दें कि ये बातचीत पत्रकार की बिना जानकारी के रिकॉर्ड कर ली गई थी। इस बारे में पत्रकार चंदन सुता डोगरा से उनका पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि उन्होंने अपनी बात अखबार में लिख दी है और वही उनका पक्ष है। चंदन सुता डोगरा अब इंडियन एक्सप्रेस की एसोसिएट एडिटर हैं। इससे पहले वो द हिंदू में थी और अगस्त 2014 में उन्होंने आपकी राजनीति पर हिंदू में पंजाब और हरियाणा में आपके चुनाव नहीं लड़ने पर एक लेख लिखा था। इंडियन एक्सप्रेस में चंदन सुता डोगरा का पक्ष छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान योगेंद्र यादव से ये जानकारी उन्हें मिली थी। जिस दौरान उन्हें ये जानकारी मिली थी उस वक्त वहाँ वो अकेली नहीं थी, 2-3 और पत्रकार भी वहाँ मौजूद थे। चंदन सुता डोगरा का ये भी कहना था कि उन्होंने फोन पर यह जानकारी जरूर दी थी, लेकिन ये फोन उनका बिना उनकी जानकारी के ही रिकॉर्ड किया गया था।
इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर को लेकर योगेंद्र यादव ने अखबार और पत्रकार डोगरा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। योगेंद्र यादव ने कहा है कि मैं मानता हूं कि चोरी छुपे किसी की रिकॉर्डिंग करना गलत है और उसे इस तरह सार्वजनिक करना भी गलत है, लेकिन अखबार केवल एक ही पक्ष की बात क्यों कर रहा है? पत्रकार के नैतिक व्यवहार की बात क्यों नहीं की जा रही? योगेंद्र यादव ने कहा है कि डोगरा खुद कह रही हैं कि ब्रेकफास्ट में हमारी इनफॉर्मल बातचीत थी। जाहिर है कि ये बातें रिपोर्टिंग के लिए नहीं थी। उन्होंने सोर्स का नाम क्यों जाहिर किया? योगेंद्र ने पूछा कि सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें मेरा नाम क्यों घसीटा। योगेंद्र यादव ने कहा है कि इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में 2 और पत्रकार थे, लेकिन उन्होंने इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में हरियाणा चुनाव को लेकर किसी भी बातचीत के होने से इनकार किया है। आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह पर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है। केजरीवाल ने कहा कि मैं इस लड़ाई में नहीं पड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए कहा है कि पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। ये दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात है। मैं इस बेवजह की लड़ाई में नहीं पड़ने वाला हूं। मैं दिल्ली में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करूंगा। दिल्ली की जनता के भरोसे को किसी भी हाल में टूटने नहीं दूंगा। पार्टी नेता आशुतोष ने भी इस विवाद को लेकर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। पिछले दिनों जिस तरीके से विवाद खड़े हुए हैं, जिस तरीके से मामले सामने आए हैं, जिस तरीके से पब्लिकली मीडिया के में जाकर आम आदमी पार्टी और पार्टी की इमेज को धक्का पहुंचाने की कोशिश की गई है, उस पर पार्टी के अंदर और नेशनल एग्जीक्यूटिव में निश्चित रूप से चर्चा होगी। और नेशनल एग्जीक्यूटिव से मैं उम्मीद करता हूं कि वो इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से लेगी और इस तरीके का कदम उठाएगी कि आगे फिर इस तरीके की चीज़ें पब्लिक में ना आए, विवाद ना पैदा हो, ताकि पार्टी की छवि को नुकसान ना पहुंचे। जाहिर है इस विवाद से आम आदमी पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। आम आदमी पार्टी की कल की बैठक में साफ हो जाएगा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का क्या होगा। अभी आगे बढ़ेंगे और अगली खबर में देखेंगे बिहार कांग्रेस में मारपीट। बिहार कांग्रेस के संगठन में बदलाव का झगड़ा आया सड़क पर। पटना के दफ्तर में होली मिलन समारोह में हुई कांग्रेसियों में जमकर मारपीट। यह है बिहार कांग्रेस के नेताओं का होली मिलन समारोह। जी हां, मौका होली मिलन समारोह का ही था, लेकिन देखते ही देखते होली मिलन में चलने लगी लाठियां। यह सब कुछ हुआ पटना में कांग्रेस दफ्तर में। यह पूरा हंगामा बिहार कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन को लेकर हुआ। लगभग सभी जिलों के अध्यक्षों को बदल दिया गया है और नेता इसी से नाराज हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के खिलाफ खुलकर बगावत हो रही है। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में पदों के लिए मारामारी कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने पर उठाया सवाल। कहा अफजल गुरु के खिलाफ नहीं थे पुख्ता सबूत। अफजल गुरु आरोप में पकड़ा गया था, मानते उनके खिलाफ साक्ष्य पूरे नहीं थे, पुख्ता सबूत नहीं थे। मैं तो समझता मुझको वो लगता है, मैं तो तभी कह रहा था, लेकिन उससे ज्यादा जो मैं अब कहना चाहता हूँ, जो हुआ है सो हुआ है, वो तो नहीं बदल सकते। लेकिन जो उनका शव है यहाँ, उसको वापस भेजने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। हालांकि अफजल गुरु को जब फांसी दी गई उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में सवाल ये कि मणिशंकर अय्यर उस वक्त क्यों खामोश रहे। देखिए, पहली बात तो जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि फांसी देना उचित नहीं था, वो अपने आप को न्यायालय के ऊपर कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता है। पीडीपी जो कह रही है कि हाँ साहब सो हमको ये रिमेंस दिया जाए, पीडीपी होता कौन है भाई, क्या है ये? पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए आतंकवाद पर। ये देश में आतंकवाद पर पॉलिटिक्स, ये भी पॉलिटिक्स है। यानी जो मांग की जा रही है वो राजनीति के तहत की जा रही है। प्योर राजनीति है, प्योर राजनीति है, और वो आतंकवाद के साथ राजनीति है। बिल्कुल गलत बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफले की कार से कुचलकर एक युवक की मौत। काफले के साथ चल रहे 2 पुलिसकर्मी भी घायल। सीएम खट्टर चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे। सोमवार की रात ये हादसा करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर रंबा मोड़ के नजदीक हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफले को हाईवे पर एस्कॉर्ट कर रही नेशनल हाईवे की पुलिस पीसीआर गाड़ी ने एक शख्स को कुचल दिया। हादसे के बाद घायल हुए शख्स को करनाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस हादसे में पीसीआर का ड्राइवर और इंचार्ज भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सीएम के काफले से जुड़ा हुआ है, इसलिए आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आला अधिकारी अस्पताल का लगातार दौरा करते हुए नजर आए।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने काफिले से युवक की हुई मौत पर दुख जताया है और कहा है कि इस मामले में पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। हमने जो मृतक है उसको 5 लाख रुपए की सहायता भी दी है और आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो ऐसा ध्यान रखा जाएगा। खट्टर भले ही जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन पर निशाना साध दिया है। आम आदमी पार्टी शुरू से ही वीआईपी कल्चर का विरोध करती रही है और खुद भी उसने इसे अपनाया। ऐसे में दूसरे लोगों को भी वीआईपी कल्चर से बचना चाहिए। नेता जब चुनाव जीत जाते हैं और सरकार में आ जाते हैं खासतौर से, उसके बाद अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। जाहिर है वीआईपी सुरक्षा से किसी की मौत हो जाना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। लीडरों को इससे बचना चाहिए। तिहाड़ जेल के अंदर दिल्ली रेप केस के दोषी के बीबीसी को दिए इंटरव्यू पर गृह मंत्रालय ने मांगा है जवाब। गृह मंत्रालय ने तिहाड़ प्रशासन से पूछा है कि किसकी इजाजत से इंटरव्यू दिया गया। गृह मंत्रालय के नोटिस के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन एक नई नोटिस बीबीसी को भेज रहा है। तिहाड़ की तरफ से पहले भी एक नोटिस भेजी जा चुकी है जिसका बीबीसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। बीबीसी ने 2013 में तिहाड़ जेल में बंद मुकेश कुमार से इंटरव्यू की इजाजत मांगी थी। तिहाड़ की तरफ से बीबीसी को इजाजत भी दे दी गई और इंटरव्यू भी कर लिया गया। तिहाड़ प्रशासन ने इंटरव्यू देने से पहले ये शर्त रखी थी कि बीबीसी प्रशासन से पहले फाइनल इंटरव्यू उन्हें दिखाएगा, लेकिन बीबीसी ने ये नहीं किया। इस इंटरव्यू को अब बीबीसी 8 मार्च को दिखाने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने तिहाड़ प्रशासन से पूछा है कि वो इंटरव्यू दिखाने से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी बेंगलुरु की लड़की की बगावत। शादी के बायोडाटा में लिखा, दिखावे का सामान नहीं है लड़की, जैसी हूँ वैसी हूँ। बेंगलुरु की इंदुजा पिल्लई साइबर वर्ल्ड की नई सनसनी है। इंदुजा के मैरिज प्रोफाइल पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग विजिट कर चुके हैं। वजह गौर से देखिए marry.induja.com पर छपे इंदुजा के प्रोफाइल पर। इसमें उन्होंने लिखा है कि जेंडर टॉमबॉय, मैरिटल स्टेटस मैरिड टू सेल्फ, मतलब अपनी जिंदगी से खुश हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं। ग्लास पहनती हूँ और जब ग्लास पहनती हूँ तब बेवकूफ दिखती हूँ। सामान्य लड़कियों की तरह नहीं हूँ और शादी के लिए तो कतई उपयुक्त नहीं हूँ। दरअसल इंदुजा के माता पिता ने एक आम हिंदुस्तानी माँ बाप की तरह अपनी बेटी की तारीफ करते हुए मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर उसका प्रोफाइल दिया था। इंदुजा को वो प्रोफाइल पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें उसके बारे में गलत जानकारी दी हुई थी। इंदुजा ने अपने घर वालों की गलती दुरुस्त करने का फैसला किया। उसने marry.induja.com पर अपने बारे में विस्तार से लिखा, वो क्या है, उसकी सोच क्या है और उसे किस तरह के लड़के पसंद है। महाराष्ट्र सरकार ने गाय के अलावा बैल और सांड के काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति की ओर से इस बिल को मंजूरी मिलने पर महाराष्ट्र सरकार ने खुशी जताई है। महाराष्ट्र में गाय काटने पर 1976 से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। अब बैल और सांड को भी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि आरोप लग रहे थे कि बैल और सांड की आड़ में गायों को काटा जा रहा था। हालांकि भैंसों को काटने पर प्रतिबंध नहीं है। नए कानून के तहत उल्लंघन करते पकड़े जाने पर जमानत नहीं मिलेगी और 5 साल तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दिल्ली के पास फरीदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने फहराया देश का सबसे ऊंचा झंडा। झंडे की ऊंचाई है 250 फीट। ये तस्वीरें फरीदाबाद के टाउन पार्क की है, जहां रक्षा दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फहराया देश का सबसे ऊंचा झंडा। इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली ने की हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार के साथ बदसलूकी, बाद में सॉरी कहा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टीम इंडिया के उपकप्तान विराट कोहली कितने गुस्से में हैं। उनके साथी सुरेश रैना ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ आर सतीश ने भी बीच बचाव किया। आरोप है कि नेट प्रैक्टिस के बाद ड्रेसिंग रूम के बाहर विराट कोहली ने हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार के साथ काफी बदतमीजी से बात की। सूत्रों के मुताबिक कोहली इस बात से नाराज थे कि महीने भर पहले उनके और उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के बारे में एक पत्रकार ने कुछ लिखा था जिस पर विराट कोहली को काफी आपत्ति थी। हालांकि बाद में पता चला कि विराट कोहली ने जिस पत्रकार के साथ बदसलूकी की है वो दरअसल वो पत्रकार नहीं जिसने उनके और अनुष्का के बारे में लिखा था। ये बात विराट को पता चली तो उन्होंने उस पत्रकार को बुलाया और उन्हें सॉरी कहा।
सूत्रों के मुताबिक टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने विराट कोहली से बात की है और उन्हें सलाह दी है कि वो अपने गुस्से पर काबू रखें। विश्व कप में होली के दिन भारत का वेस्टइंडीज से मुकाबला होगा। वेस्टइंडीज से मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने आज नेट पर जमकर अभ्यास किया। विश्व कप अपने आधे पड़ाव के करीब पहुंच गया है और क्वार्टर फाइनल की तस्वीर भी करीब करीब साफ होती जा रही है। भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। लीग मुकाबलों में 6 मार्च को टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ भिड़ना है। आगे के मुश्किल दौर के लिए टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बार फिर खुद को आंकने का मौका होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने नेट पर जमकर पसीना बहाया। सोमवार को टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पिकनिक मनाई थी। पर्थ से करीब 3 घंटे की दूरी पर मार्गरेट रिवर के पास खिलाड़ियों ने काफी वक्त गुजारा था। लगातार 3 मैचों में जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। उम्मीद है कि होली के दिन टीम इंडिया अपने प्रशंसकों को भी जीत के रंग देगी। विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को 201 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड के सामने जीत के लिए 412 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की आधी टीम 11वें ओवर में सिर्फ 48 रन पर पवेलियन लौट गई थी, लेकिन आयरलैंड की टीम ने हौसला दिखाया और 210 तक स्कोर पहुंचा दिया। आयरलैंड 201 रन से ये मैच हारी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की ओर से हाशिम अमला 128 गेंदों में 159 रनों की बेहतरीन पारी खेल चुके थे, जिसमें 16 चौके और 6 छक्के उन्होंने लगाए। डू प्लेसिस ने भी शतक लगाया। दक्षिण अफ्रीका ने लगातार दूसरे मैच में 400 से ज्यादा का स्कोर बनाया। दक्षिण अफ्रीका के 4 मैचों में ये तीसरी जीत है। ग्रुप बी में अब भी भारत नंबर 1 पर बना हुआ है। भारत का अगला मैच 6 मार्च को वेस्टइंडीज से है।